हेलो गाइस, नमस्ते टू ऑल। आज हम लोग यूनिट 5 फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का यूनिट 5 जो हाइड्रोलिक मशीन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है ये मैंने बता दिया था, वेरियस इफिशियंसीज मैंने बता दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन मैंने बता दिया था। अब आपके पास मेन 3 टरबाइन है। पेल्टन व्हील टरबाइन जो कि टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन जो कि रेडियल फ्लो टरबाइन है, और तीसरा है आपका कैप्लान टरबाइन जो कि एक्सियल फ्लो टरबाइन है। इसमें से आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो पेल्टन व्हील टरबाइन पे है। बाकी फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन जो है उन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप वर्किंग फंक्शन बता देंगे तो काम चल जाएगा। उतना ज़्यादा उससे पूछता नहीं है, बस उसका एक्सप्लेन करने बोलता है उसको पूरा वर्किंग फंक्शन को। तो पेल्टन व्हील अगर आपको समझ में आ गया हो तो वो दोनों भी समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट्स दिया है। न्यूमेरिकल आएगा पेल्टन व्हील टरबाइन से। तो पेल्टन व्हील टरबाइन का हमने वेन देखा था, ब्लेड जो था वो कुछ इस तरीके का ब्लेड था, आपको याद आ रहा होगा। और यहाँ से वाटर जो है वो स्ट्राइक कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपका टरबाइन मैंने कुछ बनाया था ऐसा, और यहाँ से आपका जेट आ रहा था और जेट इस पे टकराता है तो ये टरबाइन ऐसा घूमता है। और ये जो ब्लेड जो है यहाँ का वेन जो बोलेंगे अपन, व्हील जो है वेन कैसा था वो कुछ इस तरीके इस शेप का था, है ना, इस शेप का था ऐसा। यहाँ पर जाता था, वाटर ऐसे स्ट्राइक करता है और ऐसे निकलता है। मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम ये समझते हैं कि वो उस पर वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे क्रिएट होता है, उस पर फोर्स कैसे लगता है, उसकी इफिशियंसी कैसे निकाली जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेल्टन व्हील टरबाइन पर जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है, जेट मतलब वाटर का जो इम्पैक्ट जा रहा है, तो वहां पर कैसे कौन कौन से वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है और वहां पे क्या मैकेनिकल फिनोमिना हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। पर पेल्टन व्हील टरबाइन को समझने से पहले हमको एक कंडीशन समझना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको समझ में आएगा तब जाके पेल्टन व्हील टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल आपको समझ में आएगा। तो हम लोग वेलोसिटी डायग्राम में बोलता हूँ, जरूरी नहीं हमेशा ट्रायंगल ही बने, हो सकता है ट्रायंगल ना भी बने। पेल्टन व्हील में ट्रायंगल नहीं बनता तो मैं इसको वेलोसिटी डायग्राम बोलता हूँ। बुक में हर जगह वेलोसिटी ट्रायंगल लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट एट टेंजेंशियल फ्लो। कोई अनसिमेट्रिकल कर्व्ड प्लेट है, कर्व प्लेट है, फ्लैट प्लेट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लैट प्लेट और यहाँ से वाटर का जेट ऐसा जाए तो वाटर का जेट वी वेलोसिटी से आ रहा है और ये प्लेट जो है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एक अलग फिनोमिना है। यहाँ पे हम कर्व प्लेट की बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से हमारे पास ये ऐसा एक कर्व प्लेट है। ये मैंने बनाया अनसिमेट्रिकल कर्व प्लेट। ये मैं इसको ऐसा हैच कर दे रहा हूँ, मतलब ये सॉलिड पार्ट है, ठीक। यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहां पर से ये जो जेट है, यहाँ पे आपका ये पाइप है, यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है। नोजल से जेट मतलब वाटर जो है स्ट्राइक कर रहा है। कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर जो है वो इस ब्लेड के पॉइंट पर, हमारा जो कर्व प्लेट है इस प्लेट पर, इस पॉइंट पर ये क्या किया, वाटर जो है इंजेक्ट किया, स्ट्राइक किया, सॉरी। अभी स्ट्राइक कर रहा है तो मैं ये मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी v1 है, v वेलोसिटी। और इनलेट पे जो वेलोसिटी होगी इसको मैं 1 नोटेशन दूंगा, और आउटलेट पे जो वेलोसिटी होगी इसको मैं 2 नोटेशन दूंगा। तो यहाँ इनलेट और वाटर क्या होगा, वाटर यहाँ से ऐसे स्ट्राइक करेगा और इस कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ बाहर ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ v1 वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक किया, इतना अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, मूविंग कर्व्ड प्लेट, वाटर स्ट्राइक किया तो ये कर्व प्लेट जो है वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। बात समझ में आ रही है, कर्व प्लेट जो है वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। इस चीज को थोड़ा समझिए। वाटर इस पे जेट इंजेक्ट हुआ, इस पर ब्लेड पर वाटर इंजेक्ट हुआ, ये मूव होगा u वेलोसिटी से, फिर दूसरा वाला ब्लेड आया फिर u वेलोसिटी से, फिर तीसरा ब्लेड आया u वेलोसिटी से। कहने का मतलब ये है वाटर जेट v1 वेलोसिटी से जा रहा है और कर्व प्लेट जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ। तो आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर आपको याद आ रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम पहले पढ़ते थे वेक्टर सम उसमें हम लोग लेते थे। जैसे कि समझिए यहाँ पर सपोज की बात, ये एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है इस डायरेक्शन से, और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो अगर मैं दोनों का स्पीड निकालना चाहूं, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो अगर 60 पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति को अगर रिलेटिव स्पीड पता करना है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो अगर इसको 60 को आप रोक दो, ये ट्रेन रुका हुआ है समझ लो, तो 80 का स्पीड से आएगा उसके पास ट्रेन। लेकिन ये भी 60 से ट्रेवल करने लगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप यहाँ पे निकाले तो 80 + 60 हो जाएगा आपका
240 किलोमीटर पर आवर kmph। यानी डायरेक्शन अगर उल्टा हो तो क्या हो जाता है, आपका वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये आ रहा था आपका 80, ये आ रहा था आपका 80। ये जो लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है और एरो जो है डायरेक्शन को शो करता है। तो 80 का लेंथ ज्यादा कर देता हूं मैं, और ये है आपका 60 का लेंथ कम कर देता हूं। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। आप 80 और 60 को ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240। यानी कि इस केस में क्या हुआ, ऐड हो गया। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसका आगे यूज करूंगा मैं, तो वहां पे नहीं बताऊंगा मैं फिर से। ध्यान से समझिए पहला केस। एक केस ये हो सकता है कि ये वाला जो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन, वो 80 की स्पीड से चल रहा था। अब उसी के पीछे पीछे दूसरा जो ट्रेन है वो यहां से सेम इनिशियल पॉइंट से ले लेते हैं, इसी इनिशियल पॉइंट से 60 के स्पीड से चल रहा है दूसरा ट्रेन। तो ये 80 के स्पीड से जा रहा है और ये 60 के स्पीड से जा रहा है। तो 80 वाले ट्रेन में अगर कोई बंदा बैठा है तो उसको क्या लगेगा, 60 वाला ट्रेन कितनी स्पीड से आ रहा है, किस रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है, 20 के रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है। मतलब वो 60 वाला ट्रेन कभी 80 वाले ट्रेन को पकड़ नहीं पाएगा, हमेशा 20 किलोमीटर पर आवर का एक मेंटेन होता रहेगा उसका जो इंटरवल जो है। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं VR, तो वो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60। यानी कि जब डायरेक्शन सेम हो तो माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 80 था, इंटेंसिटी को दिखा रहा है, और ये 60 इंटेंसिटी को दिखा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये क्या हो जाएगा, VR। 80 में 60 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। बात समझ में आया। 80 में 60 को माइनस किए, ये इसका वेक्टर था, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये इसका डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये इसका डायरेक्शन। 80 में 60 को सब्ट्रैक्ट किए तो 20 आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर सेम डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी ऐड होती है। इतना बात आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए v1 वेलोसिटी से, अब देखिए दोनों x डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है, इस डायरेक्शन में दूसरा ट्रेन आ रहा है, इस डायरेक्शन में पहला ट्रेन है, इस डायरेक्शन में दूसरा ट्रेन है, सब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर आप v1 देखोगे तो v1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नहीं जा रहा है। u जो है, ये प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, और v1 जो है वो एक इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बनाता हूं। ये जो है आपका v1 गया, ये जो है इसका जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये एरो जो इसका डायरेक्शन बता रहा है, और u जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं ये u बना देता हूँ, इससे कम स्पीड होगा u का, तो मैं कम लेंथ बना रहा हूँ, यानी कम स्पीड है इसका। ये जो है आपका u है। तो इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी। यानी वेक्टर सम मतलब क्या, ये वाला वैल्यू जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी देगा VR। और चूंकि ये इनलेट पे, इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ VR1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर यही ऐसा रहता v1 और इसी डायरेक्शन में जा रहा होता u, तो ये दोनों को क्या हो जाता, दोनों सब्ट्रैक्ट करके मैं इसको लिख देता VR क्या हो जाता, v1 माइनस u। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सेम डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो v1 माइनस u हो गया। या अपोजिट से आ रहा होता तो ऐड कर देता, पर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में नहीं है, v1 का अलग डायरेक्शन है, u का अलग डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम मतलब ऐसे निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा VR1। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये v1 था आपका। v1 क्या है, जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी। v क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जेट इस पर इंपैक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और u जो क्या है, वो प्लेट की वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी u है, कुछ अलग वेलोसिटी से चल रही है, तो ये मैंने मान लिया ये इसकी वेलोसिटी हो गई u। और इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी वेक्टर सम जो है, ये मेरे को आया VR1। थोड़ा चला लेना आप लोग, उसको अपने कॉपी में नोट करना। तो VR1 है बीच वाला, अच्छे से बोल रहा हूँ, VR1। VR, R फॉर रिलेटिव, V फॉर वेलोसिटी, 1 यानी कि इनलेट पे। ठीक, इतना तो मुझे क्लियर हो गया। यहाँ पे इसी को जूम आउट करके यहाँ पे बना दिया हूँ, आप अच्छे से इसको बनाना, ठीक है। यहाँ मार्कर से थोड़ा मोटा हो जा रहा है। अब देखिए, ये तो काम खत्म हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का। अब एक चीज ये कर देता हूं मैं, अलग से मैं ये लेता हूं, ये मेरा है v1, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं और यहां से इसको ऐसा ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक, ये होता नहीं है, मैं अपने से स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। v1 था, ये मैंने सपोज मान लिया कि ये एंगल जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, ये v1 जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, ऐसा मैंने मान लिया।
तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन आता है। ये क्या हो जाएगा, V1 कॉस अल्फा V1 साइन अल्फा। तो वैसा ही यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं और ये पूरा डैश डैश लाइन कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, V1 कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, V1 साइन अल्फा। V1 कॉस अल्फा और V1 साइन अल्फा। इस V1 कॉस अल्फा का ही दूसरा नाम है वर्ल वेलोसिटी, क्योंकि ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी है V1 कॉस अल्फा, और हमारा जो प्लेट जो है वो x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो वर्ल जो होता है वो प्लेट का साइनोनिम से आप समझ लीजिए। तो प्लेट का डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्ल वेलोसिटी। तो इस V1 कॉस अल्फा का ही दूसरा नाम है VW1। इसी V1 कॉस अल्फा का दूसरा नाम मैंने दिया VW1, और ये V1 साइन अल्फा का नाम दिया हमने VF1। VF1 मतलब कि फ्लो वेलोसिटी, क्योंकि वाटर जो है इधर से स्ट्राइक करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फ्लो वेलोसिटी को V1 साइन अल्फा को मैंने क्या नाम दे दिया, VF1। फ्लो वेलोसिटी इनलेट पे है तो F1। यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो गया, इसको मैं थोड़ा फिर से अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, आप साथ में बने। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ किया है। देखिए V1 यहाँ से Z जो है वो स्ट्राइक कर रहा है आपका V1 वेलोसिटी से। ये आपका पॉइंट A ले लेता हूँ, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये कोई D पॉइंट ले लेना आप अपने हिसाब से। तो ये वाला क्या हो जा रहा है, यहाँ से V1 वेलोसिटी, V1 एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी है Z की, उसे स्ट्राइक किया। U जो है x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, तो V1 वेलोसिटी है Z की, U वेलोसिटी जो है वो प्लेट का, तो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 आ गया। VR1 का मैं ये मान लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा है। एंगल कैसे डिनोट कर रहा हूँ, अल्फा और थीटा। इसको टेंशन नहीं लेना, अभी याद हो जाएगा कहाँ पे अल्फा रहेगा, कहाँ पे थीटा, कहाँ पे फाई, कहाँ पे बीटा, सब ध्यान में आ जाएगा। और ये समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा पेल्टन व्हील टरबाइन। अब देखिए यहाँ से आपको अल्फा थीटा सब समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था V1 कॉस अल्फा और ये था V1 साइन अल्फा। और V1 कॉस अल्फा का ही दूसरा नाम है आपका VW1 और V1 साइन अल्फा का दूसरा नाम है VW2। अब हम लोग आउटलेट पे चलते हैं। आउटलेट पे कैसा काम चल रहा है, कैसा फिनोमिना है, देखिए। आउटलेट पे मैं यहाँ से माना कि VR1 रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ वाटर गया और वाटर यहाँ से टेंजेंशियली फ्लो हुआ और यहाँ से बाहर निकला, अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई लॉस ना हो। वैसे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, लेकिन स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा अगर लॉस को कंसीडर करेंगे तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या इसका ये अजम्पशन बोल दीजिए, लिमिटेशन है, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। तो जिस VR1 से या कुछ लॉस हो भी रहा है तो मैं इसको VR2 ले लेता हूँ। तो मैं पेल्टन व्हील में लेकिन लॉस नहीं लूंगा। तो VR1 वेलोसिटी से यहाँ से निकला, तो यहाँ से ये VR2 वेलोसिटी से बाहर आया हमारा फ्लूइड। और हमारा जो ये था आपका प्लेट का डायरेक्शन कौन सा था, x डायरेक्शन में था, तो मैंने x डायरेक्शन में U बना दिया, ठीक। और ये VR1 और U के साथ कौन रहता है, V1 रहता है। तो यहाँ पे आउटलेट पे क्या हो जाएगा आपका V2। थोड़ा इसको और इंक्लाइंड बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये सही बनेगा। ये आपका VR1 वेलोसिटी से बाहर निकला VR2 वेलोसिटी से। ये इसका है आपका U डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों के साथ कौन रहता है, V एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका V2। VR1 हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो थीटा के जैसा क्या होता है, फाई। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ VR2 थीटा के हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बना रहा है। और V1 जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी था वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा था। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा के बाद क्या आता है, बीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये V1 जो था वो क्या था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट मिले थे हमको, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V1 कॉस अल्फा जिसको VW1 बोला, और एक वर्टिकल कंपोनेंट V1 साइन अल्फा जिसको हमने VF1 बोला। तो यहाँ भी दो कंपोनेंट आएगा। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाता है, VF2, और हॉरिजॉन्टल वाला का डायरेक्शन ऐसा होगा VF2 VW2। देखिए यहाँ पे एक चीज, ये क्या है, V2 है। तो V2 से मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से खींचा, हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाया।
तो जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला क्या हो जाएगा, V2 cos बीटा। तो V2 cos बीटा का दूसरा नाम है VW2, और ये क्या हो जाएगा, V2 sin बीटा। V2 sin बीटा का दूसरा नाम है VW1। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कॉपी में लिखना, VW2 इज इक्वल टू V2 cos बीटा, VF2 इज इक्वल टू V2 sin बीटा। अब यहाँ एक चीज आप गलती करते हो एग्जाम में, यहाँ पे VR1 अंदर में है और यहाँ पे VR1 बाहर है, V2 अंदर में है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर V1, यहाँ पे VW1 का डायरेक्शन ऐसा है, VW1 इस डायरेक्शन में है और U भी इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो सब्ट्रैक्ट होके निकलेगा वेलोसिटी, ये इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। ये WR1 की बात नहीं कर रहे हैं, अलग से रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट कैसे निकलेगा, VW1 प्लस U, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। U भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपका VW1 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। VW1 का डायरेक्शन ऐसा है, VF1 का डायरेक्शन ऐसा है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में V2 ऐसा निकला है, तो V2 ऐसा निकला है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो VW2 ऐसा होगा और VF2 ऐसा होगा। VW2 ऐसा आया कि नहीं आया, VW2 इस डायरेक्शन में आया और प्लेट जो है वो VW2 इस डायरेक्शन में आया और प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, VW2 प्लस U करना पड़ेगा, ऐड होगा वो, इसलिए U अलग बना है और VW2 अलग बना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो U जो है वो VW1 का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए बस इतना ही बताने के लिए था, समझने के लिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल पे या डेरिवेशन पे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल हम लोग बनाना सीख रहे हैं। अभी भी किसी को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लो, ये आपका मेन मकसद नहीं है। ये समझ में आएगा तो पेल्टन समझ में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। अब हम लोग पेल्टन व्हील टरबाइन पे चलते हैं और इसी कंसेप्ट से हम लोग पेल्टन व्हील टरबाइन का एनालिसिस करेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, इनलेट और आउटलेट पे जो मैंने ट्राइंगल बनाया है उसको अच्छे से अलग से यहाँ बना देता हूँ, ताकि आपको अपने नोटबुक में बनाने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अगर खिंच पिच हो गया होगा तो इनलेट पे मैं ट्राइंगल बना देता हूँ आपको। ये गया आपका V1 वेलोसिटी, ये इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो है U इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मैं मान लेता हूँ ये है U का डायरेक्शन, ये हो गया U। और यहाँ से दोनों का वेक्टर सम जो है वो देगा आपका VR1 और ये पूरा हो जाएगा VW1 और ये वाला वैल्यू हो जाएगा VF1। VW1 का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ये पूरा VW1 है, और VF1 का डायरेक्शन ऐसा होगा। V1 जो है वो अल्फा डिग्री बना रहा है और ये जो है वो थीटा डिग्री बना रहा है। ये इनलेट पे वेलोसिटी डायग्राम हो गया। आउटलेट पे वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा, ये VR1 से बाहर निकला, ये हो जाएगा U, ये वाली वैल्यू हो जाएगी V2, ये VR2 से बाहर निकला है। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्रिएट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट VF2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा VW2, VF2 का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। सबका डायरेक्शन मैंने शो किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो V2 का डायरेक्शन ऐसा है। ये आउटलेट पे हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा आपका बीटा और ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा एंगल आपका फाई। ठीक, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा, थीटा एंड फाई। अल्फा एंड बीटा क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल्स, और थीटा एंड फाई क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एंगल्स। ठीक, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब कि V1 V2, तो V1 V2 के साथ अल्फा बीटा लगाना है, और रिलेटिव वेलोसिटी मतलब VR1 VR2, तो रिलेटिव के साथ थीटा और फाई एंगल लगाना है। एकदम सिंपल है, अल्फा बीटा रहेगा V1 V2 के साथ और थीटा और फाई रहेगा VR1 VR2 के साथ। पहले वाले को इनलेट पे बनाना है, दूसरे वाले को आउटलेट पे, जैसे आप याद रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। तो ये 20 मिनट मैंने लिया है समझाने के लिए ये यहाँ पर मूविंग कर्व प्लेट पर जो वेलोसिटी ट्रायंगल बन रहा है। तो आई होप कि
वहाँ पेल्टन व्हील टरबाइन में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में हम लोग उसको समझ के उसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी पेल्टन व्हील टरबाइन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब काम का चीज आने वाला है। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग पेल्टन व्हील टरबाइन पर फोकस करते हैं। वेलोसिटी डायग्राम एंड वर्क डन फॉर पेल्टन व्हील टरबाइन। अब पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में क्या हो रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेल्टन व्हील टरबाइन में वाटर जो है टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, पर वो कैसे स्ट्राइक करेगा, ये एक दो कप से मिलकर इसका व्हील बनता है, तो ये जस्ट सेंटर पे स्प्लिटर जो होता है, स्प्लिट करता है जो वाटर को, वहां पे टकराता है वाटर। तो वाटर ये आपका जो है पाइप है, यहाँ पर आपका नोजल है, नोजल से वाटर जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, और इस नोजल का जो वाटर का जो डायमीटर है वो मैंने यहाँ पे जैसे शो किया है, स्मॉल डी है। यहाँ से मैं ये मान लेता हूँ कि ये v1 वेलोसिटी से आपका वाटर जो है वो स्ट्राइक किया, v1 वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करेगा और वो इस तरफ और इस तरफ वाटर जो है वो जाएगा। तो मैं एक तरफ पकड़ के कहीं भी स्टडी करता हूँ, v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया वाटर, और ये आपका जो प्लेट है या व्हील है, ये जो क्या है आपका u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, v1 वेलोसिटी से तो उस पर जेट स्ट्राइक कर रहा है, और प्लेट जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस डायरेक्शन से जेट लगातार आ रहा है, इस डायरेक्शन से एक प्लेट गया, दूसरा प्लेट आया, तीसरा प्लेट आया, तो प्लेट लगातार u की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो ये हुआ v1 और ये हुआ u, दोनों सेम वेलोसिटी है, तो vr1 कैसे निकलेगा, v1 माइनस u। तो ये आपका v1 हुआ, और u जो है आपका ये हो गया u, आप इसको ए पॉइंट ले लीजिए, इसको बी पॉइंट ले लीजिए। तो ये जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है आपका vr1। तो यहां से हम बोल सकते हैं vr1 कैसे मिलेगा, v1 माइनस u से। एकदम सिंपल, वो ज्यादा टफ केस था, ये ज्यादा इजी केस है क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ठीक है, vr1 कैसे मिलेगा, सेम डायरेक्शन होता है तो हमारा वेलोसिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ट्रेन का डायरेक्शन हमने देखा था, सेम डायरेक्शन में 80 और उसी डायरेक्शन में 60 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 80 माइनस 60, वैसे v1 माइनस u करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव vr1। अब हम आपको याद होगा ऐसा जब v1 होता था तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को vw1 और वर्टिकल कंपोनेंट को vf1 बोलते थे। ठीक, अब यही अगर v1 ऐसा नीचे हो गया यहाँ पर, अगर ये जैसे मैंने लिया था अल्फा, इस केस में क्या है, इस केस में अल्फा का वैल्यू जो है वो 0 हो गया है। तो अल्फा का वैल्यू 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू vw1, या फिर ये v1 जो है यही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vw1। तो इस पर्टिकुलर केस में जब अल्फा का वैल्यू 0 हो जाए तो v1 इज इक्वल टू vw1। मतलब हम ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं और उससे जो हमको रिजल्ट मिल रहा है हम उसको एक जगह टेबुलेट करते जा रहे हैं ताकि हमारे डेरिवेशन में काम आएगा। फोर्स और वर्क डन और पावर, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एफिशिएंसी, वहां ये सब काम आएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है v1 का हॉरिजॉन्टल, ये पूरा v1 है ना बेटा, ये पूरा v1 है। ठीक, ये पूरा v1 है और ये वाला डायरेक्शन जो है ये u का है। v1 ये पूरा है, v1 के बराबर vw1 आएगा क्योंकि v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vw1 हो गया। ये तो इनलेट पे बात हुई, बहुत जल्दी हो गया काम खत्म। अब ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से टेंजेंशियल फ्लो करके वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है vr2 वेलोसिटी से। यहां से मैं ये माना कि ये vr2 वेलोसिटी है। अगर नो स्लिप कंडीशन लूंगा, कोई लॉस नहीं हो रहा है ऐसा मानूंगा, तो vr1 और vr2 को इक्वल कर दूंगा आगे चल के। अभी हम लोग जनरल केस देखते हैं, अगर सेम नहीं है, कुछ लॉस हो रहा है, तो मैं इसको vr2 ले लेता हूँ, बाद में vr कर देंगे इसको। ये vr2 हुआ और ये मेरा प्लेट का डायरेक्शन u इस डायरेक्शन में है, तो ये मैंने इस डायरेक्शन में u बनाया, ये मेरा u का डायरेक्शन ऐसा हुआ। और यहाँ से फिर vr1 और u के बीच में के साथ हमेशा कौन रहता है, v1 v2 हो जाएगा यहाँ पे। और इस v2, ये जैसे आउटलेट v1 का 2 कंपोनेंट बना था, वैसे आउटलेट पे v2 का भी 2 कंपोनेंट बना था। आपको याद होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इसको vw2 और इसको vf2 हमने नाम दिया था। तो इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना देता हूँ और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बना देता हूँ। याद होगा आपको, ये होता था v1 एब्सोल्यूट के लिए अल्फा बीटा लेते थे, तो यहाँ भी v2 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी vw2, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा vf2। और जो vr के साथ क्या होता था, थीटा एंड फाई, तो थीटा का वैल्यू यहाँ तो 0 है, थीटा भी यहाँ पे 0 है,
और यहाँ पे फाई आएगा, ये वाला वैल्यू जाएगा फाई। पिछली बार जो ट्राइंगल में हम लोग नोटेशन यूज किए थे, यहाँ पे अल्फा और थीटा 0 हो गया, ऊपर में हम लोग फाई और बीटा दिए थे तो फाई और बीटा है। इस ट्राइंगल को मैं और अच्छे से आपको बना देता हूँ ताकि आप आउटलेट के ट्राइंगल को अच्छे से बना सकें, ताकि हौच-पौच ना हो। ये आपका जाएगा VR2, ये आपका हुआ V2 ये वाला, ये आपका है U, ये आपका ये हो जाएगा VW2 और ये है आपका VF2, ये है आपका बीटा और ये है आपका फाई। ठीक, इसी को देख के आप यहाँ पे बना लीजिएगा। अब थीटा 0 है, अल्फा 0 है, ये एक रिजल्ट मिल गया हमको। VW1 और V1 और VW2 सेम है ये मान लेते हैं। सपोज लेट मैं ये लेता हूँ नो लॉस, तो क्या हो जाएगा VR1 इज इक्वल टू VR2। अगर यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है तो मैं ये मान लेता हूँ कि VR1 और VR2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक रिजल्ट मुझे मिल गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग बना लिए होंगे आई होप। ठीक है, यहाँ से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ये बोलूं VW2 इज इक्वल टू VR2 cos फाई माइनस U, तो क्या ये मैंने सही लिखा है? हाँ मैंने सही लिखा है। देखिए यहाँ पर ये VR2 है, इसको अलग से समझते हैं। ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू VR2 है और ये वाला वैल्यू फाई है। ये इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने दिया था, इसको मैं बोल देता हूँ C, ये D और ये E, CDE। ट्रायंगल CDE में अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू क्या है, VR2 cos फाई, और ये यहां तक की वैल्यू है आपका VU और यहां तक का वैल्यू है आपका VW2। तो VW2 निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, VR2 cos फाई माइनस U करना पड़ेगा। तो VR2 cos फाई माइनस U किया है, ये मैंने आउटलेट का मैंने ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया कि VW2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR2 cos फाई माइनस U। बाद में अपन VR2 के जगह क्या लिख सकते हैं, VR1 VR2 इक्वल है तो हम लोग इसको VR मान लेते हैं, तो आगे चल के हम इसको VR लिख देंगे। ठीक है, यहां से एक रिजल्ट ये मिल गया। ठीक, VF1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये तो वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड और वर्क डन कैसे निकाला जाए वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां से एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको मैं बता देता हूँ। ये यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आगे की तरफ ले लेता हूँ और ये VR1 से ये इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, ये VR1 से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर किसी केस में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं दिया होगा तो आपको 165 डिग्री मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। एब्सेंस ऑफ डेटा में 165 डिग्री एज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगी, आप देखो यहां से, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ऐसा कुछ बन रहा है, ये अगर फाई है तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। देखिए ये ऐसा करके एक जेड ऐसा क्रिएट हो रहा है, वो वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और ये पूरा एंगल क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 180 डिग्री है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे 180 डिग्री में से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को माइनस करूंगा तो फाई मिल जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन में आपको फाई डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, यहाँ तो थीटा 0 हो गया और अल्फा भी 0 हो गया, जरूरत पड़ेगी हमको बीटा की और फाई की, तो बीटा देखेंगे। फाई कैसे निकलेगा आपका, 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से। और डिफ्लेक्शन दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम 180 मान लेंगे, सॉरी 165 मान लेंगे। अगर 165 आपने माना है तो हमारा फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा 15। तो 15-20 के आसपास आप लेके बना सकते हैं फाई, अगर नहीं दिया है तो हमारे पास जो जो नोन डेटा है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको मैं मिटा रहा हूँ इस डायग्राम को, ताकि हम आगे
इसका यूज कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। नो स्लिप केस, नो लॉस के केस में VR1 इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू VR ले लेंगे हम, नो लॉस हुआ तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हमको वेलोसिटी ट्रायंगल से मिले हैं। उसको मैं यहाँ पे टेबुलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें उसका वहां पे फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल में थोड़ा सा एक ऐसी मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ से जेट जा रहा है, जेट का डायमीटर स्मॉल डी। अच्छा, यहाँ पे एरिया ऑफ जेट है, एरिया ऑफ जेट जो होगा वो हो जाएगा स्मॉल ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल डी है तो एरिया ऑफ जेट जो है वो हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है आपका, ये आपका v1 वेलोसिटी, और ये जो प्लेट जो मूव कर रहा है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैं निकालता हूँ फोर्स एक्सर्ट, फोर्सेस एक्सर्ट बाई जेट ऑन प्लेट in direction of motion of plate। बच्चे लोग वर्डिंग को अच्छे से समझिएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाई जेट, ये जेट जो है इस प्लेट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जेट जो है वो प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन का फोर्स मैं निकालना चाहता हूँ, जिस डायरेक्शन में प्लेट मूव कर रहा है। डायरेक्शन क्या है उस मूवमेंट का, एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो फ्लो का हमारा कितना फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। mv क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं फोर्स। या फिर आप इसको नॉर्मली, आपको ध्यान होगा इसको m अपन बाहर ले लेते थे और dv बाई dt करते थे, m कांस्टेंट बाहर लेके dv बाई dt, तो dv बाई dt वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाता है आपका ma, सबको पता है ma। पर यहाँ पर हम यहाँ पे ma नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, फोर्स एक्सर्ट निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ dm बाई dt, क्योंकि जेट लगातार वाटर जो है स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, इनटू डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू इसको m डॉट इंटू डेल्टा v। m डॉट एक और अलग से लिख देता हूँ, जहाँ भी dm बाई dt होता है, अब नीचे डिनोमिनेटर में t आता है पर सेकेंड, kg पर सेकेंड को हम लोग m डॉट से शो करते हैं। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रो क्यू v1 माइनस u। ठीक है सर, यहाँ पे v1 माइनस u नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे m डॉट डेल्टा v मैंने लिखा, m डॉट डेल्टा v समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए m डॉट का यूनिट क्या होता है, m डॉट का यूनिट होता है kg पर सेकेंड, क्योंकि dm बाई dt kg पर सेकेंड। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रो क्यू क्यों लिख सकता हूँ, रो का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब और क्यू का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब कट के क्या बचेगा, kg पर सेकेंड, यानी कि m डॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो, रो क्यू लिख सकते हो। तो m डॉट की जगह मैंने रो क्यू लिख दिया ताकि इसका यूनिट जो है मैच करे, और जिसका यूनिट क्या हो जाता है, kg पर सेकेंड। अब बच गया डेल्टा v इन एक्स डायरेक्शन। क्यों, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं क्या करूंगा, एक्स डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है उसी को देखूंगा, बाकी दूसरी वेलोसिटी को नहीं देखूंगा। दूसरी वेलोसिटी है ना यहाँ पे, देखो एक्स डायरेक्शन में मेरा जा रहा था vw1, एक्स डायरेक्शन में था vw1, और ऊपर देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में u भी था, vw1 भी था। तो मेरा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन से मेरा वो जा रहा है, क्या बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, या तो आप v1 भी बोल सकते हो या तो vw1 भी बोल सकते हो, दोनों सेम है। तो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना ही पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनलेट पे V1 था और ये VW1 था, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी VW1 है, माइनस y डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी कैसी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे क्या है VW2। पर आप ध्यान देंगे VW1 का डायरेक्शन ऐसा है, V1 माइनस VW2 का डायरेक्शन मेरे तरफ है, उल्टा डायरेक्शन है, VW1 x पॉजिटिव x डायरेक्शन में, VW2 नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो नेगेटिव VW2, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं VW1 ऐसा है और VW2 ऐसा है, अपोजिट डायरेक्शन होने से क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप वेक्टर के हिसाब से चलेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, VW2 आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं इसको, Fx इज इक्वल टू m डॉट की जगह रो, q की जगह क्या लिख सकता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया और वेलोसिटी किसका, जेट इस पे इंपैक्ट कर रहा है, तो जेट का एरिया और जेट किस वेलोसिटी से इंपैक्ट कर रहा है v1 वेलोसिटी, तो इस पे आ गया v1 और ये हो जाएगा VW1 प्लस VW2। आई होप कि थोड़ा सा बीच में मिसमैच हो गया था, नहीं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। VW1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, VW1 माइनस इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इनिशियल ज्यादा है तो वो कर रहा हूँ कि कुछ लॉस होने के बाद फाइनल थोड़ा कम हो जाता है, तो चेंज निकालना है आपको डेल्टा V। तो इनिशियल है VW1 इस डायरेक्शन में, माइनस VW2 है इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में VW2, अगर आप ऐसा देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये V2 है, तो ये आएगा आपका VW2 और ये जाएगा आपका VF2। तो ये देखिए V2 ऐसा गया था V2, तो V2 ऐसा जा रहा है तो VW2 इस डायरेक्शन पे आएगा, VW1 ऐसा है, VW2 ऐसा है, दोनों का डायरेक्शन अलग है इसलिए VW1 माइनस ये दूसरा डायरेक्शन से इसलिए माइनस VW2, तो दोनों ऐड हो गया। ये फोर्सेस एग्जैक्ट निकाल लिया हमने, ठीक है, इसका मैं आगे इरेज कर रहा हूं। तो गाइस हमको इक्वेशन नंबर 1 भी ना फोर्सेस एग्जैक्ट जो हमको मिला जेट के थ्रू प्लेट पर जो काम हो रहा है, जेट पर जो काम हो रहा है नहीं, जो प्लेट पे काम हो रहा है वो हमको मिल गया यहाँ पर। अब मैं निकालता हूं वर्क डन पर सेकेंड निकालता हूं, या इसी को हम बोलते हैं पावर। वर्क डन पर सेकेंड या फिर पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन अपॉन सेकेंड बोलो या उसी को आप पावर बोलो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में वर्क डन निकाल रहा हूं तो एक्स डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इन एक्स डायरेक्शन। वर्क डन एक्स डायरेक्शन में निकाल रहा हूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्स डायरेक्शन का और डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का। तो यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fx का वैल्यू कितना है, रो ए V1 VW1 प्लस VW2, ये तो Fx की वैल्यू हो गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा आपका u, जिस वेलोसिटी से वो प्लेट मूव कर रहा है। प्लेट ऐसा है, प्लेट एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया, प्लेट का डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स डायरेक्शन में, पर्टिकुलर टाइम में वो क्या होगा u होगा, कितना डिस्प्लेस हो रहा है टाइम के साथ। या फिर आप ये बोल दो प्लेट जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो u आएगा। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो एक्स डायरेक्शन में वो कितना है, वही तो वेलोसिटी है u। यहाँ से वर्क डन पर सेकेंड आ गया। पावर जिसको आप बोलते हैं, बुक में इसको डिवाइडेड बाई 1000 करके ये वाट में आएगा आंसर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 करके यहाँ किलो वाट लिखता है, तो एक ही चीज है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो यहाँ किलो आ जाएगा एक्स्ट्रा, जैसा आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, फोर्स निकल गया। मैं चाहता हूँ इफिशियंसी निकालना। अब इफिशियंसी क्या होगा कि वर्क डन जितना उस पर हुआ है और कितनी काइनेटिक एनर्जी उस पर क्रिएट हुई है, तो अब हम लोग इफिशियंसी निकालने की कोशिश। बच्चों वीडियो जो है वो 39-40 मिनट का बन गया है। इफिशियंसी निकालना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। अभी बस हमारे लिए एक ही रिजल्ट सामने है, ये जो आपका मिला हमको बहुत सारा उससे रिजल्ट पेल्टन व्हील टरबाइन के वेलोसिटी डायग्राम से, और ये जो है आपका फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमको मिल गया है, और वर्क डन पर सेकेंड या फिर आपको पावर निकालने का फॉर्मूला मिल चुका है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी निकालना सीखेंगे, मैक्सिमम इफिशियंसी का केस देखेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, और कैसा लगा वीडियो आपको जरूर मुझे बताइएगा। कोई करेक्शन, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत हो तो आप मुझे फ्रेंकली बोल सकते हैं। थैंक यू।